हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज की क्लास में हम क्यूब पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले क्यूब का बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। और आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्यूब पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों पर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, ठीक है। और देखिए, एक बार जो लोग आज पहली बार इस क्लास को कर रहे होंगे, मतलब इस पार्ट को देख रहे होंगे, इससे पहले पार्ट 1 मैंने सारा बेसिक पढ़ा दिया है, तो पार्ट 1 को भी देख लेंगे, तभी आप इन प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। क्या कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है, ठीक है। कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर क्या है, 6 अलग अलग रंग है। तो चलिए एक घन बना लेते हैं। घन की 6 सतहें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं। 6 सतह पर क्या है, 6 अलग अलग रंग है। फिर कह रहा है कि काला का विपरीत क्या है, नीला। तो मैंने बताया था बच्चा पिछली क्लास में, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, कि अगर ये आपका ओपन पासा है तो इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है और इसका विपरीत ये होता है। ये मैंने बताया था ना। मैंने ये बताया था कि जो विपरीत सतहें होती है वो हमेशा एक सतह छोड़कर आती है, तो इसका विपरीत ये नहीं होगा। इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या रहा है, काला का विपरीत क्या है, नीला। अगर काला यहां पर होगा तो नीला यहां पर होगा, अगर काला यहां पर तो नीला यहां पर, अगर काला यहां पर तो नीला यहां पर। तो चलो रखना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, काला के विपरीत क्या है, काला के विपरीत क्या है बच्चा, काला के विपरीत क्या है, नीला है। क्लियर है। चलिए फिर कह रहा है कि लाल और हरा के बीच में क्या है, गुलाबी रंग है। तो देखो ये हो गया लाल और हरा के बीच में क्या है, गुलाबी रंग है, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो एक सतह पर नारंगी रंग हो। अब केवल यही एक सतह बची रही है, तो कह रहा है कि यदि एक सतह पर क्या हो, नारंगी रंग हो, तो बताइए कि उसके विपरीत, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके विपरीत, मतलब इस नारंगी के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, नारंगी के विपरीत कौन सा रंग हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा गुलाबी, ठीक है। आप विपरीत सतहें कह रहा है ना, तो विपरीत कहीं भी रख सकते हो। काला का विपरीत हरा यहां पर है, तो आप काला हरा यहां भी रख सकते हो, सॉरी लाल हरा यहां भी रख सकते हो, लाल या हरा यहां भी रख सकते हो, लाल हरा यहां भी रख सकते हो। आप कैसे भी करोगे, आपके प्रश्न का आंसर आपको यही मिलने वाला है। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा उसको करने में क्वेश्चन कोई भी दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो अगला प्रश्न क्या दे रहा है, ध्यान से पढ़ो। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है। तो चलो ये घन हो गया, और घन के 6 सतह पर क्या लिखा है, ए से एफ तक लिखा है, ठीक है। एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है। तो चलो घन बना लेते हैं। अब देखो, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना तो हमेशा आप ओपन डाइस बनाना, प्रसारित पासा बनाकर ही सॉल्व करना, तभी तो उसकी 6 सतह एक साथ दिखाई पड़ेगी, और तभी तो आप बता पाओगे कि एक सतह के, एक घन के 6 सतह पर क्या क्या लिखा हुआ। तो कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है। ए और बी क्या है, पड़ोसी हैं। तो देखो मैंने बताया था कि ए और बी आप ऐसे भी लिख सकते हो, और कोई लड़का अगर ए को यहां लिखे बी को यहां लिखे तो भी सही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये भले यहां से दूर दिख रहा है लेकिन ये इसका क्या है, पड़ोसी है। तो देखो क्या कह रहा था, ए और बी क्या है, पड़ोसी हैं। फिर कह रहा है कि सी और डी पड़ोसी नहीं है। तो पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब या तो सी यहां पर होगा, डी यहां पर होगा, या तो सी यहां होगा, डी यहां पर होगा। तो कह रहा है कि सी और डी क्या है, पड़ोसी नहीं है। फिर कह रहा है कि ए और ई क्या है, पड़ोसी हैं। अब कह रहा है कि ए का पड़ोसी एक और है, कौन है, ई। तो ए का पड़ोसी भाई यहाँ पे पड़ोस में बैठ गया, यहाँ ही पड़ोस में बैठ गया, यहाँ ही पड़ोस में बैठ गया, तो इसका और पड़ोसी कौन होता है, ये होता है, ठीक है। ये आप ये याद रखना। और मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि ये भले दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये इसका क्या है, पड़ोसी है। तो बताइए एफ का विपरीत क्या होगा। तो बताइए एफ कहां पर होगा, यही एक सरफेस बच रहा है जहां पर एफ को रख सकते हो। तो एफ का विपरीत क्या होगा बच्चा, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर बनाने में कोई गलती ना करिएगा। सबसे पहले आप प्रसारित पासा बना लीजिएगा, ठीक है, और फिर उस पर विपरीत कह रहा होगा तो विपरीत के अकॉर्डिंग प्रदर्शित करिएगा, और अगर पड़ोसी कह रहा होगा तो पड़ोसी के अकॉर्डिंग प्रदर्शित करना है, ठीक है। कर लोगे ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है।
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है तथा प्रत्येक सतह पर एक नंबर भी लिखा है, ठीक है, और विपरीत सतहों का योग क्या है, 7 है। चलो एक घन हो गया। अब जब भी सारे 6 सतह की बात करेगा तो पहले ही 6 सतह बना लेना, ठीक है। अब कह रहा है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग कितना है, 7 है। ए एफ का पड़ोसी नहीं है। अब अगर ए एफ का पड़ोसी नहीं होगा बच्चा तो फिर ए एफ का क्या होगा, एक ही कंडीशन बन रही है, फिर ए एफ का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए एफ का अगर विपरीत है तो या तो आप ए एफ को यहां पे लिख सकते हो, कोई लड़का कहेगा नहीं सर ए एफ को हम यहाँ पे लिखेंगे, और कोई लड़का कहेगा नहीं सर हम ए और एफ को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तीनों ही कंडीशन अपने आप में सही है। कोई लड़का अगर ए को यहाँ लिखा एफ को यहाँ लिखा वो भी अपनी जगह पे सही है, कोई लड़का अगर ए को यहाँ लिखा एफ को यहाँ लिखा वो भी अपनी जगह पे सही है, कोई लड़का ए को यहाँ लिखेगा एफ को यहाँ लिखेगा तो वो भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि आपसे कह रहा है कि ए एफ का पड़ोसी नहीं है, और जब कोई किसी का पड़ोसी नहीं होता है तो फिर वो उसका क्या होता है, विपरीत होता है। और ओपन डाइस में प्रसारित पासा में विपरीत सतहों का जोड़ा यहीं पर ऐसे ही निरूपित किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम केवल एक कंडीशन ले लेते हैं। अब हम केवल एक कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम केवल एक कंडीशन ले लेते हैं, वो हमने समझाने के लिए आपको बना दिया था। हम ए को यहां लिख लेते हैं, एफ को यहां लिख लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, ए एफ का पड़ोसी नहीं है। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं और ना ही समान सतह पे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सी हैं और जो अंक 3 हैं वो ना तो पड़ोसी हैं ना ही समान सतह पर है। तो अगर सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं ना ही समान सतह पर है तो फिर होंगे क्या, विपरीत होंगे। विपरीत होंगे तो कहां पर हो जाएगा, 3 यहां पर हो जाएगा। अब अगर 3 यहां पर है तो क्वेश्चन की पहली लाइन ये कह रहा था कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या है, 7 है। तो अगर 3 यहां पर है तो यहां पर 100% 4 होगा, तभी तो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 आएगा, ठीक है। तो यहां पर 3 हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है ना बच्चा? चलो आगे क्या कह रहा है, देखो आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है ना ही समान सतह। फिर कह रहा है ई और अंक 6 समान सतह पर है। अब देखो कह रहा है ई और अंक 6 जो है वो कहां पर है, समान सतह पर है। तो देखो ये ऑलरेडी जगह बुक है, ये भी ऑलरेडी जगह बुक हो, यहां पर 3 ऑलरेडी बैठ गया, ये भी ऑलरेडी जगह बुक है। तो मान लिया कि ई यहां पर है और अंक 6 यहां पर है। ई और अंक 6 क्या है, समान सतह पर है। क्लियर है? फिर कह रहा है कि ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। अब कह रहा है कि जो ए और अंक 2 हैं वो समान सतह पर नहीं है। अब देखो अगर यहां पर 6 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि विपरीत का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहां पर 6 होगा तो यहां पर 1 होगा, तभी तो योग 7 आएगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए और अंक 2 समान सतह पे नहीं है। अब देखो 2 ही बचा, एक 2 बचा और एक 5 बचा। यहां पर 2 होगा नहीं तो यहां पे 2 होगा नहीं तो 2 कहां पर, यहां पर 2 होगा नहीं तो 2 कहां पर हो जाएगा बच्चा, यहां पर अगर 2 नहीं होगा तो 2 कहां पर हो जाएगा आपका, 2 यहां पर हो जाएगा। और जब 2 यहां पर हो जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए फिर कह रहा है कि बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। अब कह रहा है कि जहां पर 3 लिखा है वहां पर बी नहीं है, तो बी कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। और जी बी यहां पर होगा तो डी यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए क्लियर है ना? चलिए तो ये तो बन गया आपका फिगर, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। क्वेश्चन के कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके हिसाब से अपने फिगर को बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सतह डी पर कौन सा अंक लिखा है, तो बताओ सतह डी पर कौन सा अंक है, 3 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर लिखा है, तो बताओ सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर लिखा है, 3 लिखा है। फिर कह रहा है कि ए पर कौन सा अंक लिखा है, तो बताओ ए पर कौन सा अंक लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। एक बार अगर आप फिगर को बना लिए तो आपका आंसर क्या निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न कर रहा था कि सतह डी पर कौन सा अंक है, तो सतह डी पर कौन सा है, डी 3 है। फिर कह रहा है कि सी के विपरीत सतह पर, तो सी के विपरीत सतह पर भी क्या है, 3 है। उसके बाद कह रहा है कि ए पर कौन सा अंक है, तो ए पर कौन सा अंक है, 5 है, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए चलें अगले प्रश्न पर।
अब देखिए ये भी उसी तरह का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया आप लोग के सामने। इसको फटाफट एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको फटाफट आप एक बार पढ़ लें, फिर बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, उसी टाइप का प्रश्न है, बस वहां पर आपका अल्फाबेट और अंक था और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जानवर हो गया। ठीक है, तो फटाफट एक बार पढ़ लो। चलो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं तथा प्रत्येक सतह पर एक जानवर की तस्वीर भी है। चलो देखो, कह रहा है कि एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं प्रसारित पासा। इस टाइप के प्रश्नों पर आपको हमेशा प्रसारित पासा बनाकर ही सॉल्व करना है। अब देखिए 6 अलग अलग रंग हैं और 6 अलग अलग क्या है, जानवर की तस्वीर भी है। फिर कह रहा है कि लाल और हरा पड़ोसी नहीं है। अब जब लाल और हरा पड़ोसी नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो हम लाल को यहां पे लिख लेते, छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था कि लाल और हरा पड़ोसी नहीं है, तो लाल को यहां पे लिख लेते हैं। और अगर कोई पड़ोसी नहीं होगा तो होगा क्या, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे क्या कह रहा है, हाथी और घोड़ा पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब हाथी और घोड़ा भी पड़ोसी नहीं है, तो अब हाथी घोड़ा यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कि हाथी और घोड़ा पड़ोसी नहीं है, तो हाथी और घोड़ा होंगे क्या, विपरीत होंगे। ठीक है, तो ये विपरीत हो गए। ठीक है, हाथी और घोड़ा पड़ोसी नहीं है। फिर कह रहा है कि बिल्ली वाली सतह पर नीला रंग है। अब कह रहा है कि बिल्ली वाली सतह पे कौन सा रंग है, नीला रंग है। अब देखो बिल्ली को यहाँ पे बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लाल रंग है, यहाँ पे बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हरा रंग है, तो बिल्ली को यहीं पे बैठा देते हैं और यहाँ पर क्या है, नीला रंग हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा था कि बिल्ली वाली सतह पे कौन सा रंग है, नीला रंग है। तो यहाँ पे हमने बिल्ली को बैठा दिया और ये कौन सा रंग हो गया, नीला रंग हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, शेर और गाय पड़ोसी नहीं है। अब कह रहा है कि जो शेर और गाय हैं वो क्या हैं, पड़ोसी नहीं है। अब जब शेर और गाय पड़ोसी नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। भाई शेर और गाय पड़ोसी नहीं है तो शेर और गाय क्या हो जाएंगे बच्चा, शेर और गाय क्या हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो शेर और गाय यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। चलो देखो फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि गाय वाले सतह पर काला रंग, शेर सफेद नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि गाय वाले सतह पर क्या है, काला रंग है। ठीक है, गाय वाली सतह पर क्या है, काला रंग है। तो देखो अब गाय को ना यहाँ बैठा सकते हो ना यहाँ बैठा सकते हो क्योंकि यहाँ पे लाल और हरा है, तो गाय को हम यहाँ बैठा देते हैं। और गाय वाली सतह पे कौन सा रंग है, काला रंग है। ठीक है, गाय को काला। अब जब गाय ये हो जाएगा तो गाय का विपरीत कौन हो जाएगा, शेर है। गाय का विपरीत क्या है, शेर है, तो ये हो गया। अब देखिए जब यहाँ पर गाय और शेर हो गया तो यहाँ पर अब देखो दो ही विपरीत सतहों का जोड़ा बचा, तो इन दोनों को यहीं पे बैठाएंगे। अब देखो कौन कहाँ पर होगा, तो कह रहा है कि शेर सफेद नहीं है। अब अगर शेर सफेद नहीं है तो सफेद रंग के लिए कौन सा एक सरफेस बच रहा है, केवल यही बच रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी लाल रंग से रंगा जा चुका है, ये ऑलरेडी नीला रंग से, ये काला से, ये हरा से। शेर सफेद नहीं है तो फिर यहाँ जो जानवर बैठेगा वो सफेद रंग का हो जाएगा क्योंकि बाकी सब ऑलरेडी तो सबको कलर मिल चुका है कोई ना कोई। ठीक है, फिर कह रहा है तथा हाथी हरा नहीं है। अब देखो यहां से क्लियर कर दिया कि हाथी और घोड़ा इन्हीं दोनों को इन दोनों जगहों पे बैठाना था, लेकिन यहां से एक चीज क्लियर है कि जो हाथी है वो हरा नहीं है। तो जब हाथी हरा नहीं है तो हाथी क्या हो जाएगा बच्चा, लाल हो जाएगा। और जब हाथी लाल हो गया तो यहां पर जो बैठेगा वो कौन होगा, हरा होगा। और यहां पे कौन बैठेगा, घोड़ा बैठ जाएगा और घोड़ा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों कंडीशन अब आपने इसमें क्या कर दी, पुट कर दी। तो देखो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है, फिगर बना लेना है, जो कंडीशन यहां से पुट होने लायक रहेगी उसको यहां पे पुट करिएगा, जो कंडीशन नहीं पुट करने लायक होगी उसको साइड में नोट करिएगा और फिर बाद में क्वेश्चन को मर्ज करने की कोशिश करिएगा। यही रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन पढ़े फिर दोबारा पढ़े फिर बनाना शुरू कर दे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो पहला प्रश्न क्या रहा है
कि यदि एक सतह पर ऊंट की तस्वीर हो तो बताओ ऊंट को कहाँ बैठा सकते हो। तो जब आप देखोगे तो पाओगे कि सब जगह तो ऑलरेडी सब जानवर बैठ ही गए, एक ही सतह बच रही है, कौन सी? ऊंट। तो ऊंट को तो यहीं बैठाओगे। तो कह रहा है कि एक सतह पर ऊंट की तस्वीर हो तो उसका रंग ज्ञात करो। तो उसका रंग क्या हो जाएगा? उसका रंग हो जाएगा सफेद। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यदि एक सतह पर गुलाबी रंग हो, ठीक है, यदि एक सतह पर गुलाबी रंग हो, तो गुलाबी तो इसी को रंग सकते हो। यदि एक सतह पर क्या हो? गुलाबी रंग हो, तो कौन सा जानवर होगा? अब एक सतह पर गुलाबी रंग हो तो उस पर जानवर कौन सा होगा? उस पर जानवर होगा कौन सा? शेर होगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? घोड़े का रंग क्या है? तो घोड़े का रंग क्या है? घोड़े का रंग क्या है बच्चा? हरा है। ठीक है। तो देखो पहले प्रश्न का आंसर हो गया सफेद, दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया शेर, और तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया हरा। क्लियर है ना बच्चा? तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, आप क्वेश्चन देख के पहले फिगर बनाइएगा, जो चीज इस फिगर में रखने लायक होगी इसको इसमें पुट करिएगा, जो नहीं रखने लायक होगी इसको साइड में नोट करिएगा, और बाद में फिर क्वेश्चन को मर्ज करने की कोशिश करिएगा और उसके आधार पर प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है। हाँ, पड़ोसी क्या है, विपरीत क्या है, इनको ध्यान में रखकर तभी इस फिगर में वैल्यू को क्या करिएगा? पुट करिएगा। क्लियर है ना बच्चा? चलिए अब देखिए, अभी तक आप जितने प्रश्न लगा रहे थे, ठीक है, अभी तक आप जितने प्रश्न लगा रहे थे उन सभी पर वो सभी प्रसारित पासा के कंडीशन पर आधारित थे। ठीक है। अब देखिए अगला जो आपके क्यूब में प्रश्न आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो घन के आकार का है, ठीक है, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो क्यूब के आकार का है, घन के आकार का है, उसको अगर हम लें और किसी बाल्टी में कोई रंग कलर कर लें, मान लीजिए लाल रंग से बाल्टी में लाल रंग घोल लें और उस लकड़ी के टुकड़े को उस लाल रंग की बाल्टी में डुबोएं, ठीक है, एक लाल रंग कर लिया हमने, बाल्टी में एक लाल रंग घोल लिया और उस लकड़ी के टुकड़े को लिया जो घन के आकार का था और उसको उस लाल रंग में क्या कर दिया? डुबो दिया। अब डुबो के हमने उसको निकाला, और जब डुबो के निकाला तो देखो क्या क्या कंडीशन होगी। मान लिया कि आपका एक घन था, फिगर के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है, मान लिया कि आपका एक घन है, समझिएगा ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा फिर प्रश्नों को लगाएंगे। मान लिया कि आपके सामने ये एक घन है, ठीक है, आपके सामने एक घन है, ठीक है, ये घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी। तो मान लिया कि सारी जो लेंथ है वो कितने कितने सेंटीमीटर की है? 4-4 सेंटीमीटर की है। ठीक है। लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। ठीक है। अब इस लकड़ी के टुकड़े को किसी लाल कलर की बाल्टी में डुबो के क्या कर दिया? निकाल दिया। ठीक है। और इस लकड़ी के टुकड़े को लाल रंग की बाल्टी में डुबो के निकालने के बाद इस लकड़ी के टुकड़े से 1-1 सेंटीमीटर का घन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है। इस लकड़ी के टुकड़े से 1-1 सेंटीमीटर का घन काट के बनाना या निकालना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर इस लाल रंग की बाल्टी को किसी कलर में डुबोगे और उसको निकालोगे तो ऐसे कितने घन आपके निकलेंगे या ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगीन होगी। ठीक है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। ठीक है। या जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। ऐसे कितने घन मिलेंगे, या आपसे पूछेगा कि बताइए कुल घनों की संख्या क्या है, या आपसे ये पूछेगा कि बताइए कितनी बार आपको काटने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो इतने टाइप के प्रश्न आपके इस टॉपिक के से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। तो मान लीजिए कि एक घन था जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितने कितने सेंटीमीटर की थी? 4-4 सेंटीमीटर की थी। ठीक है। अब अगर इस घन को हम 1-1 सेंटीमीटर के घन में काटेंगे, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा? तो देखो थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं।
देखिए ये आपका घन था, ये आपका घन था, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई 4-4 सेंटीमीटर थी। अब इसको मैं 1-1 सेंटीमीटर के घन में काटता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 बराबर भागों में डिवाइड होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये भी 4 बराबर भागों में डिवाइड होगा क्योंकि टोटल लेंथ तो 4 है। ये भी आपका 4 बराबर भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। ये भी आपका 4 बराबर भागों में डिवाइड होगा, ये भी आपका 4 बराबर भागों में डिवाइड होगा, और ये भी आपका 4 बराबर भागों में क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल जाए तो समझ लीजिएगा। अब देखिए ये आपका 4 सेंटीमीटर का घन था बच्चा, ये आपका 4 सेंटीमीटर का घन था। अब अगर 4 सेंटीमीटर का घन है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी 4-4 सेंटीमीटर की होगी। और हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको काट दिया कितने सेंटीमीटर के घन में, हमने इसको काट दिया 1-1 सेंटीमीटर के घन में, ठीक है। हमने इसको काट दिया 1-1 सेंटीमीटर के घन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है n, जहां n क्या है, कांस्टेंट है, और n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है। अब देखिए अगर इस फिगर में बात करें तो इस फिगर में बड़ा घन क्या है, बड़े घन की भुजा कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, और छोटे घन की भुजा कितने सेंटीमीटर की है, बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर की है। चलिए तो देखिए आपके सामने एक घन है और ये घन का टुकड़ा है। अब मान लीजिए जैसे एक लाल कलर की बाल्टी में हमने डुबाया, ठीक है, और इस 4 सेंटीमीटर के घन को, अगर ये 4 सेंटीमीटर का घन है तो इसकी लंबाई भी 4 होगी, चौड़ाई भी 4 होगी और ऊंचाई भी 4 होगी, ठीक है। अगर इस 4 सेंटीमीटर के घन को किसी लाल रंग की बाल्टी में डुबो के निकालें और उसको अगर 1-1 सेंटीमीटर के घन में काटें तो कुछ इस प्रकार से आकृति होगी। भाई ये जो 4 सेंटीमीटर वाला है ये डिवाइड हो जाएगा कितने कितने सेंटीमीटर में, 1-1 सेंटीमीटर पे, और 1-1 लंबाई में भी डिवाइड होगा, चौड़ाई में भी डिवाइड होगा और ऊंचाई में भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर इस 4 सेंटीमीटर के घन को 1-1 सेंटीमीटर के घन में काटे तो जो सबसे पहली परिभाषा होती है वो आपको n निकालना होता है, जिसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, नियतांक भी कह सकते हैं, और वो बराबर होता है किसके, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है। सबसे बेसिक फार्मूला है जिसको आपको सबसे पहले निकालना होगा। क्या फार्मूला है कि n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है। n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इस लकड़ी के टुकड़े को, इस लकड़ी के इस घन के टुकड़े को 1-1 सेंटीमीटर के घन में काटने के लिए आपको कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपका ये पूरा ही टुकड़ा, ये पूरा ही जो लकड़ी का टुकड़ा है वो 1-1 सेंटीमीटर के घन में इक्वली डिवाइड हो जाए। तो आपको कितने बार कुल्हाड़ी चलाना पड़ेगा, कितने बार चाकू चलाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि काटने की संख्या, काटने की संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग, ये बराबर होता है 3 ब्रैकेट में n-1, ये होता है 3 ब्रैकेट में n-1। अब देखिए इस n की वैल्यू आपने, इसीलिए मैंने n को पहले लिखवा दिया था। n बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया कि काटने की संख्या बराबर नंबर ऑफ कटिंग बराबर 3n-1, ठीक है। तो चलिए अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाए कि कितने घन मिलेंगे 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो आपको पता है कि 3 सतह कहां पर मिलता है, कोने पर मिलता है,
ठीक है। तो प्रत्येक कोने से जितना घन मिलेगा आपको, उन सबों की कितनी सतह रंगीन होगी? उन सबों की 3 सतह रंगीन होगी, ठीक है। तो इसकी संख्या मैक्सिमम कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। तो अगर इस लकड़ी के टुकड़े का सभी बाहरी सरफेस, भाई लकड़ी के टुकड़े को डुबाओगे किसी कलर की बाल्टी में तो उसका पूरा ही रंग, तो उसका पूरा ही जितना बाहर का सरफेस है वो सभी तो कलर हो जाएगा ना। तो सभी जब कलर हो जाएगा तो जितना हम टुकड़ा निकालेंगे, देखो कोने वाला आपको मिलेगा 3 सतह रंगीन। देखो अगर इसमें फिगर में बात करें तो देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो मिलेगा, ये सब क्या होगा? ये सब 3 सतह रंगीन होगा। कौन कौन सा? देखो इसमें साफ साफ दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट है, ये सब क्या मिलेगा आपको? 3 सतह रंगीन मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट, ठीक है, ये सब जो पार्ट है वो आपका क्या है? 3 सतह रंगीन। ये जो पार्ट है ये आपका क्या है? 3 सतह रंगीन घन, ठीक है। मतलब कोने से जितना भी घन मिलेगा वो सब क्या होगा? 3 सतह रंगीन होगा। और एक घन में कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए अगला है, इसी में अगला जो आपसे पूछा जाता है चौथा, 2 सतह रंगीन घन। 2 सतह रंगीन घन, तो बताइए 2 सतह मिलते कहां पर है? तो आपको मालूम है किनारों पर। तो इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू किनारों की संख्या, n-2 इंटू किनारों की संख्या, ठीक है। 2 सतह रंगीन घन बराबर होता है n-2 इंटू किनारों की संख्या। अब देखो इसमें अगर इस फिगर में बात करें तो 2 सतह रंगीन घन कौन कौन से हैं? तो देखो फटाफट देखो, देखिए कोनों के बाद जो जगह बचती है वो आपका क्या होता है? किनारा। तो देखो ये आपके किनारे हैं, ठीक है, ये आपके किनारे हैं, ये आपके किनारे हैं, ये आपके क्या है? किनारे हैं, ये आपके क्या है? किनारे हैं, ये आपके क्या है बच्चा? किनारे हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? किनारे हैं। इसी तरह ये आपके क्या हैं? किनारे हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चा ये आपके क्या हैं? किनारे हैं। क्लियर है ना? तो देखिए अब अगर हम आपसे इस फिगर में देख के बताने की बात करें, मान लीजिए ये फार्मूला नहीं पता होता, अब मैं आपसे पूछता कि बताइए इस दिए गए फिगर में ऐसे कितने घन मिलेंगे जो 2 सतह रंगीन होंगे? तो मैंने बताया कि 2 सतह रंगीन घन किस पे मिलते हैं? किनारों पर मिलते हैं। अब बताइए एक किनारे पे 2 सतह रंगीन घन कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। एक किनारे पर 2 सतह रंगीन घन कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, एक ये होगा, ये एक हुई है। तो जब एक किनारे पे 2 मिल रहे हैं और एक घन में टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो टोटल कितना मिलेगा? 12 इंटू 2 कितना मिल जाएगा? 24 घन ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे? 2 सतह रंगीन होंगे। आई बात समझ में? भाई इसमें एक किनारे पे कितना मिल रहा है? 2, और एक घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 घन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है ना? अब देखिए अगर इसको फार्मूले के माध्यम से लगाना होता, इसको फार्मूले के माध्यम से लगाना होता तो देखो पहले n की वैल्यू निकालने, इस फार्मूले में कितना आएगा? तो n की वैल्यू क्या है? बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा अगर इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहे तो बड़े घन की भुजा क्या है? 4। छोटे घन की भुजा क्या है? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब देखो इसमें रखते हैं तो n की वैल्यू आ गई 4, 4 - 2 इंटू किनारों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, और 2 और 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इस फार्मूले से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिगर से भी निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम में इस फिगर को थोड़ी ना बनाने जाओगे। एग्जाम में कोई भाई आपसे ये थोड़ी ना कहता है कि बताइए डिटेल में बताइए, या फिगर बना के बताइए कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका 2 सतह रंगीन है, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका 3 सतह रंगीन है। आपको फिगर में क्वेश्चन का फिगर बनाने को नहीं बोलता, आपको बस आंसर निकालना होता है और जल्दी से जल्दी निकालना होता है। तो वहां पर ये फिगर नहीं बनाने जाओगे, वहां पर इस फार्मूले का यूज करोगे, ठीक है। तो यह फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जब आपसे 2 सतह रंगीन घन निकालने को बोला जाएगा तो आपका फार्मूला होता है n-2 इंटू किनारों की संख्या। और अगर सभी सतह कलर होंगे तो एक घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। क्लियर होगा? चलिए आगे चले,
अब देखिए इसके अलावा आपका क्या होगा, इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 5, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। फॉर्मूला नंबर 5 आपका क्या है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। एक सतह रंगीन घनों की संख्या। अब देखो एक सतह रंगीन घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो कहां पर मिलते हैं, वो सतहों पर मिलते हैं। देखिए अगर इस फिगर में बात करें कि एक सतह रंगीन घन कहां पर है, अगर हम इस फिगर में बात करें बच्चा कि एक सतह रंगीन घन कहां पर है, तो देखो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, जो ये बीच वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये आपके एक सतह रंगीन घन है। ठीक है, अब देखो एक सतह पर एक सतह रंगीन घन कितने दिख रहे हैं, 4। देखो ये 1 2 3 4, देखो इस पे क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो बताओ एक सतह रंगीन घन अगर एक सरफेस पे 4 हैं तो टोटल सरफेस कितनी होती है, 6 होती है। तो एक सरफेस पे अगर 4 हैं तो 6 सरफेस पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये तो आया फिगर से। अब अगर आपको फार्मूले से करना हो तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या। क्या फार्मूला होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या। ये आपका फार्मूला है n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या। अब अगर इस फार्मूले में आपको वैल्यू रखना हो, अगर इस फार्मूले में आपको वैल्यू रखना हो तो कैसे रखोगे, तो देखो n की वैल्यू क्या निकाला है आपने, 4 निकाला है। 4 - 2 का होल स्क्वायर, सतह कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 घन हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है। तो देखो इतने फार्मूले आपको याद रखना है कि अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को लाल रंग में डुबाकर बाहर निकालें, अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को लाल रंग में डुबाकर बाहर निकालें तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं रंगहीन घनों की संख्या। तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। अब इसमें स्पेस नहीं बचा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। यहाँ पे लिख दूँ बच्चा, मैं यहाँ पे उसको भी लिख दूँ ताकि पूरा हो जाए। देखिए अगला पॉइंट नंबर 6 होता है रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इतने फार्मूले जब किसी घन को किसी रंग में डुबा कर निकाला जाए और उसको काटा जाए तो फार्मूला नंबर 1 n नियतांक होता है, ये होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। फार्मूला नंबर 2 कितनी बार काटेंगे कि ये इक्वली डिवाइड हो जाए छोटे छोटे घनों में। ठीक है, तो काटने की संख्या बराबर होता है 3 ब्रैकेट में n-1, जहां पर n की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली होगी। तीसरा होता है कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो आपको मालूम है इसके लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। 3 सतह रंगीन घन हमेशा कोने पर मिलते हैं और एक घन में अगर आपने सभी सतह को कलर कर रखा है, मतलब सभी बाहरी 6 सतह को कलर कर रखा है, तो 3 सतह रंगीन घन आपको हर कोने से मिल जाएगा। और एक घन में कोने की संख्या कितनी होती है, एक घन में कोनों की संख्या होती है 8। ठीक है, अगला फार्मूला है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू किनारों की संख्या। ठीक है, फिर एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, एक सतह रंगीन घनों की संख्या होगी n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या। ठीक है, लास्ट फिर अगला देखिए रंगहीन घनों की संख्या कितना होगा, तो रंगहीन घनों की संख्या होगा n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इतने फार्मूले के माध्यम से घन का अगर कोई भी प्रश्न दिया जाएगा आपको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है, कर लेंगे ना। तो चलिए, तो आपका ये पार्ट, ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है,
इसके बाद इस पर आधारित हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस पर आधारित हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इन फॉर्मूलों को एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूं इस फॉर्मूले को, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। मैं लिख देता हूं इस बार साफ साफ, ठीक है। चलिए, कौन कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, पहला फॉर्मूले का यूज होगा n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। दूसरा है कुल घनों की संख्या, मतलब कुल घन कितने मिलेंगे। दूसरा है कुल घनों की संख्या, और इसका फार्मूला है n³, ठीक है। तीसरा है कुल काटने की संख्या, कुल काटने की संख्या। इसका फार्मूला हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n-1, 3 ब्रैकेट में n-1, कुल काटनों की संख्या, जिसको कह सकते हैं नंबर ऑफ कटिंग, मतलब कितने बार आपको कुल्हाड़ी चलाना होगा आपको कि आपको इक्वल छोटे छोटे घन मिल जाए, ठीक है, उस लकड़ी के टुकड़े से। चौथा फार्मूला होगा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम। इससे कम हो सकती है लेकिन इससे अधिक कभी नहीं होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा फार्मूला आपका कहता है, पांचवा फार्मूला कहता है 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चा? n-2 का होल स्क्वायर, सॉरी n-2 होल स्क्वायर नहीं, n-2 इंटू दो सतह रंगीन घनों की संख्या n-2 इंटू किनारों की संख्या, क्योंकि 2 सतह रंगीन कहाँ मिलते हैं? किनारे पर ही तो मिलते हैं, तो इंटू किनारों की संख्या, ठीक है। n-2 इंटू किनारों की संख्या। छठवां क्या है? एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन या रंगीन घनों की संख्या। तो इसका फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर n-2 केवल होता है और यहाँ पर n-2 का होल स्क्वायर होता है। जहाँ पर n-2 केवल होगा वहाँ पर लिखा होगा किनारों की संख्या, और जहाँ पर n-2 का होल स्क्वायर होगा वहाँ पर होगा सतहों की संख्या, ठीक है। लास्ट में एक फार्मूला है रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n-2 का होल क्यूब, ठीक है। तो अगली क्लास में इन फार्मूले को याद करके आइएगा, ठीक है। अगली क्लास में इन फार्मूलों को याद करके आइएगा। इस पर आधारित हम लोग ढेर सारे प्रश्न लगाएंगे और वहीं पर हमारा घन का टॉपिक भी हो जाएगा फिनिश, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। इस फार्मूले को याद कर रखिएगा अपने माइंड पे, कॉपी पे कई बार लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप घन के टॉपिक के क्वेश्चंस को लगाओगे ये फार्मूला बिल्कुल रटे होने चाहिए। और नेक्स्ट सेशन पर हम लोग ये देखेंगे कि इस फार्मूले को अपने प्रश्न पे कैसे अप्लाई करते हैं और ये फार्मूले हमारे प्रश्नों को कितना आसान बना देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।